Good afternoon, guys. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Just give me a minute. Students are still logging in. I'm admitting them. Just give me a moment. Starting with the chapter membership of a company. I hope I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. They're saying that normally we say that member and shareholder, they are interchangeable terms, but it is not necessary that a member and shareholder are same. ठीक है, ऐसा कब होता है बच्चा? अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या कोई अनलिमिटेड कंपनी है जिसका कोई शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो उसका कोई शेयर होल्डर हो ही नहीं सकता बेटा. अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें शेयर तो है ही नहीं ना बेटा. या अ कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो उसमें भी कोई शेयर नहीं होता, शेयर कैपिटल नहीं होता. तो वी ओनली हैव मेंबर्स बट नो शेयर होल्डर्स. ठीक है. ओके मैम. दूसरी चीज, मान लो कि विनीत तुमने अपने शेयर जो है वो बेच दिए हैं, ठीक है, और रिदम खरीद रहा है, तो वो 2 दिन का जो टाइम है ना, जो जिसमें हमारे पास हमारे अकाउंट में शेयर क्रेडिट होते हैं, उसमें तुम ये कह सकते हो कि दैट यू आर नो मोर अ शेयर होल्डर. बट जब तक हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट से या रजिस्टर से वो नाम हट नहीं जाता आपका, तब तक आप मेंबर रहोगे. ठीक है. ओके मैम. इसीलिए रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रिदम क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेट के अंदर ना, मान लो कि रिकॉर्ड डेट है किसी कंपनी की, दिन ये डिविडेंड देंगे, उस दिन जो भी इंसान उनके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर है उसको डिविडेंड मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि उसने उसके अगले दिन ही शेयर बेच दिए. याद है निपुण, एक बार तुमने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था कि मैम डिविडेंड आना है, रिकॉर्ड डेट के बाद ही बेचूं ना? यस मैम. ठीक है. तो अगर तुमने बेच दिया तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से आप मेंबर हो, या मान लो आपने उससे 1 दिन पहले भी बेच दिया, ठीक है, तो उनका रजिस्टर अपडेट नहीं हुआ है, तो क्योंकि रजिस्टर अपडेट नहीं हुआ है तो यू आर स्टिल अ मेंबर बट नो मोर अ शेयर होल्डर. ठीक है. एंड नंबर 3, वेयर अ शेयर होल्डर एंड मेंबर दे आर डिफरेंट. मान लो कि कोई इंसान है वो मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो इंसान तब तक मेंबर नहीं बनेगा जब तक उसका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं हो जाता. He will still be a shareholder. He will become a shareholder immediately on the death of the person, but will become a member only when he gets his name in the register of members. ठीक है. इन 3 सिचुएशंस के अलावा अभिषेक, शेयर होल्डर एंड मेंबर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स. क्लियर अनमोल? Yes ma'am. Anybody who has a doubt up till here? Member and shareholder are not interchangeable terms बच्चा. ये दोनों अलग टर्म्स हैं, लेकिन इन 3 सिचुएशंस में हम कहते हैं कि दोनों मेंबर और शेयर होल्डर में क्लियर डिस्टिंक्शन है. अदरवाइज कई जगह पे जहां पर ये तीनों डिस्टिंक्शंस नहीं है, हम मेंबर और शेयर होल्डर इंटरचेंजेबल करके यूज कर लेते हैं. बट अगर कोई आपसे लीगली पूछ ले तो मेंबर एंड शेयर होल्डर आर 2 डिफरेंट पीपल. Okay ma'am. ठीक है. अब कोई इंसान कंपनी का मेंबर कैसे बनता है? ठीक है. अगर आप मुझसे पूछोगे, मेंबर इज अ मच वाइडर टर्म एज कंपेयर टू शेयर होल्डर. ठीक है. मेंबर मच वाइडर है, ठीक है, क्योंकि जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें मेंबरशिप तो फिर भी होती है ना, दैट पर्सन इज स्टिल अ मेंबर. ठीक है. तो आप मेंबर बनते कैसे हो? जब आपने अप्लाई किया है किसी कंपनी के शेयर्स के लिए और आपको अलॉटमेंट हुई है,
यू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपका नाम रजिस्टर में एंटर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, जब मैं कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करती हूँ कि भाई देखो मैं कंपनी की सिग्नेटरी बन रही हूँ, तो मैं वो पहली शेयर होल्डर और मेंबर हूँ जो कंपनी के शेयर्स ले रही है या कंपनी के मेंबर, इनिशियल मेंबर बन रही है। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेंबर आई बिकम अ मेंबर। ठीक है। यस मैम। और अगर कंपनी किसी इंसान का नाम बेनिफिशियल ओनरशिप में ऐड हो जाए, ठीक है, मतलब उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदते हैं, द मोमेंट वो शेयर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और हमारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है, हम मेंबर बन जाते हैं। नंबर 3, बाय ट्रांसफर हम अपने शेयर बेच देते हैं, तो जिसको बेचते हैं वो इंसान मेंबर बन जाता है, एंड वी सीज टू बिकम अ मेंबर। बाय ट्रांसमिशन और सक्सेशन, मतलब मान लो कोई इंसान मर गया या उसने अपने शेयर्स किसी को सक्सेशन में दे दिए, ठीक है, डेथ के थ्रू या इंसॉल्वेंसी के थ्रू या लूनेसी, मतलब इंसान अनसाउंड माइंड का हो गया और मिल गए, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे बाय ट्रांसमिशन और सक्सेशन दैट यू हैव बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है। ओके मैम। Sending you the screen handout for both these things, and then we go further. I hope both the sections have got the मिला बेटा, हैंडआउट्स Yes, ma'am. मिले? मिल गए मैम। Yes, ma'am. यस मैम, मिला हुआ है।
डन मैम, हो गया। डन बच्चा? यस मैम। ओके, मैम एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। मैम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर हो सकता है पर पार्टनरशिप क्यों नहीं मेंबर हो सकती? बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो शेयर्स खरीद सकती है ओनली थ्रू कर्ता, सिर्फ वही बनेगा मेंबर। मैम पार्टनरशिप भी तो मतलब अपने पार्टनर के उससे खरीद सकती है। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पार्टनरशिप जो है ना वो लीगल पर्सन नहीं है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मैम तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो भी तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी तो है ना, एक इंसान की लायबिलिटी है ना। पार्टनरशिप में पार्टनर्स में बी रजिस्टर्ड एज जॉइंट होल्डर्स, देखो उसमें लिखा भी है, they may be registered as joint holders. In each case of them becomes a member. बात समझ आई मेरा बच्चा? एक मिनट मैं फिर से देखता हूँ तो। हाँ देखो, उसमें लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, लेकिन पार्टनर्स जो हैं वो जॉइंट होल्डर्स में कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। वैसे भी बच्चा मान ले पार्टनरशिप फर्म में नहीं जाते, पार्टनर्स के अंदर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उत्कर्ष एक से ज्यादा जॉइंट होल्डर तो हो ही सकते हैं ना। मतलब मान ले तू और मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, क्या हम जॉइंटली खरीद सकते हैं? हाँ, वी कैन बी द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी जॉइंटली, दैट्स पॉसिबल। यस मैम। गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देना मुझे।
थैंक यू गाइस. ओके, उत्कृष्ट डाउट सॉल्व हुआ बच्चा? मैम हो गया सॉल्व. Excuse me, नहीं हुआ ma'am. तो हाँ विनीत बोलो बच्चा. Ma'am, if the partnership firm get registered, then it require the separate legal entity apart from its partner. नो विनीत. पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर HUF ये कंपनी ये टाइप ऑफ ओनर ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी है, टाइप ऑफ ओनरशिप ही ऐसी है कि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड. But ma'am, in case अगर पार्टनरशिप रजिस्टर हो तो अगर लॉस होता है तो क्या पार्टनर्स पे नहीं करते? करते हैं मैम. फिर आपने तो क्लास 12 में पढ़ा ही है कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो भी अगर लॉस होता है तो दे हैव टू पे द लॉस. Yes ma'am. तो फिर तुम्हें क्या लगता है, जब हमने शुरू किया था कंपनी तो हमने फीचर्स ऑफ कंपनी किया था. उस फीचर्स ऑफ कंपनी में हमने क्या कहा था कि देखो कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्यों आया, क्योंकि पार्टनरशिप और इन सब में एक मेजर फ्लॉ था और वो था कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसीलिए तो आया था. हाँ जी मैम. अब प्रॉब्लम ये है कि उत्कर्ष ने सवाल पूछा कि मैम एक बात बताओ, जब हम हिंदू अनडिवाइडेड में कर्ता को वो बना रहे हैं, मतलब कि वो शेयर्स ले सकता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं ले सकती? उत्कर्ष, कर्ता जो है ही इज टेकिंग इनटू हिज कैपेसिटी. प्लीज सी दैट शेयर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे नहीं है. यस मैम. उत्कर्ष मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान ले हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मेंबर बना दें तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी जो है उसमें लड़ाई होती है, HUF में लड़ाई होती है, तो वो 1 शेयर या 10 शेयर कितने लोगों को मिलेंगे और कैसे डिवाइड होंगे? यस मैम. डिवाइड नहीं हो पाएंगे ना बच्चा. यस कैसे डिवाइड करें हम? 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर हो. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो सकता है 50 मेंबर्स हो, 100 मेंबर हो, तो कैसे हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे ना बच्चा. तो इसीलिए हम कर्ता को कहते हैं कि भाई तुम रजिस्टर कर सकते हो, तुम मेंबर बन सकते हो, और पूरे HUF के नाम पे हम शेयर्स आपको नहीं दे सकते. नंबर 2, पार्टनर्स रजिस्टर हो सकते हैं. पार्टनर्स कैन ओन अ शेयर बट इट विल नॉट बी ऑन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और दूसरी चीज ये कि अगर हम HUF के नाम पे मान लो मेंबर्स को देते हैं तो एक और दिक्कत है. क्या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स बढ़ जाएंगे ना. एक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? पहले 50 थे, अब 200 हो गए हैं, तो ओनली 200 कैन बी द मेंबर्स ना. यस मैम. Yes ma'am. ठीक है बच्चा. तो मैम इसमें फिर ऐसे ही लिख देना था कि मतलब कर्ता अपने बिहाफ पे खरीद सकता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नाम फिर क्यों रखा? तो बेटा लोग बता रहे हैं ना, हु मे बिकम अ मेंबर. यस मैम. आप अगर आप नोटिस करो तो ये सारे लोग कौन है? दीज आर असेसीज एज पर इनकम टैक्स. यही तो असेसीज होते हैं. कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, सोसाइटी. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं ना भाई कि तुम क्या शेयर होल्डर बन सकते हो या नहीं. यस मैम. एनी अदर पर्सन हु हैज एनी अदर डाउट? अगर आप देखो रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो इसीलिए अगर उसके आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में बोला है तो आप शेयर्स ले सकते हो. तो मैम ऐसे कोई किसी भी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी में मेंबर बन सकती है, लेकिन अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम में ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में मतलब ये पहले से ही अथराइज्ड हो कि ये ऐसा कर सकता है, तभी तो हो सकता है ना. हाँ जी, वरना नहीं. ओके मैम. वरना नहीं बन सकते बच्चा. Ma'am, I have a query. हम्म. Ma'am, like Virka, it is a cooperative society. Ma'am, can क्या? Virka is a cooperative society. Am I audible?
कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूछ रही हूँ ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ले सकती है या नहीं। Yes, ma'am. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर पहली बात तो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने देखा नहीं है किसी और कंपनी के शेयर खरीदते हुए, क्योंकि वो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं होता। उनका ऑब्जेक्ट होता है कि भाई हम जिस पर्पस के लिए फॉर्म हुए हम वही करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते, ये इनको अलाउड नहीं है। But ma'am, ऐसे तो as per section 11, insolvent person are also not capable of contracting into a contract. Ma'am, यहाँ पे ये वो बोला हुआ है कि वो insolvent person can acquire the share or can be a member of the company. देखो, इंसॉल्वेंट पर्सन जो है ना, ही कैन बिकम मे बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, लेकिन जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है ना इसके शेयर्स में वो उसके ऑफिशियल रिसीवर को जाएगा। बेटा ये क्या होता है कि मान लो कंपनी जब मिस्टर ए ने शेयर खरीदे तब वो इंसॉल्वेंट नहीं था, लेकिन जब कोई इंसॉल्वेंसी हुई उसके ऊपर तो अब क्या वो अभी भी मेंबर रह सकता है? बात को समझो जो लिखा हुआ है। They are saying an insolvent may be a member of a company, although the beneficial interest in his shares will be with the official receiver. उसको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, वो बेच नहीं सकता। एक इंसॉल्वेंट इंसान जिसका दिवालिया निकल गया और विनीत जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो शेयर खरीदेगा कैसे? पहले तो ये समझो ना। दिवालिया पहले तो निकला नहीं होगा, दिवालिया तो बाद में निकला ना। Yes, ma'am. तो वो कह रहे हैं कि भाई क्या वो मेंबर बन सकता है? भाई वो मेंबर रह सकता है। ही कैन स्टिल, मान लो कि मिस्टर एक्स ने कई कंपनीज के शेयर खरीदे और उसका अपना खुद का बिजनेस भी है और उसे लॉस हो गया, अब उसका दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्या वो कंपनी का मेंबर रह सकता है? हाँ भाई वो मेंबर तो रह सकता है, क्योंकि शेयर उसके बिके नहीं है अभी तक या किसी को दिए नहीं गए। ऑफिशियल लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर ने अभी उसके शेयर्स का कुछ किया नहीं है, तो वो बेच नहीं पाएगा। ही कैन नॉट सेल द शेयर्स, ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दोज शेयर्स, और ही कैन नॉट रिसीव द डिविडेंड एनीथिंग आउट ऑफ दैट शेयर, बट स्टिल ही विल रिमेन द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। Ma'am, as you stated now that the person which acquired the shares wasn't insolvent at the time of acquiring the share. Later he No, became he was insolvent. not. He was not insolvent. He later became insolvent. बच्चा, insolvent का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं है। Yes, ma'am, but he's the ultimately he's the owner of the share that he possesses. हाँ, जब खरीदे थे आज भी Yeah. लीगली वही मेंबर माना जाएगा, लेकिन वो बेच नहीं पाएगा शेयर। Ma'am, why, ma'am? He's the owner. He can do anything with the share possession. नो। जब कोई इंसान ऑफिशियल लिक्विडेटर के सामने, ऑफिशियल रिसीवर के सामने इंसॉल्वेंसी के लिए क्लेम कर देता है ना बच्चा, तो इंसॉल्वेंसी में क्लेम करने के बाद आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर हो जाते हैं। दैट्स द प्रैक्टिकल वे। बंटवारा कैसे होगा? तुम्हारी लायबिलिटी 1 लाख की है और तुम्हारे पास एसेट 20,000 रुपए के हैं। अब तुम कहोगे कि तुम शेयर्स ही बेच दो, तो फिर जो क्रेडिटर्स हैं उनका उधारी कैसे वापस होगी? वैसे ही उन्हें 10 रुपए में 2 रुपए मिल रहे हैं या 1 रुपए में 20 पैसा मिल रहे हैं। अब तुम अपने शेयर भी कह रहे हो कि मैं तो ओनर हूं, मैं तो रखूंगा, तो भाई फिर लॉस कैसे पूरा होगा? But ma'am, in case अगर लॉस पूरा कर भी लिया, उसके पास कुछ नहीं बचा, लॉस पूरा करने के बाद सिर्फ शेयर बचे हैं, तो वो बेच सकता है। फिर वो इंसॉल्वेंट कैसे हुआ? मैम उसने मतलब समझा नहीं पा रहा। मिनी तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे। इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है? जिसकी पर्सनल एसेट्स उसकी पर्सनल लायबिलिटी से ज्यादा है, मतलब Yes, लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट कम है। Yes, ma'am. अगर उसने लॉस ही पूरा कर दिया, इसका मतलब उसके पास इतने एसेट्स थे कि वो लॉस पूरा कर पाएगा। Yes, ma'am. तो फिर वो सॉल्वेंट हुआ ना, इंसॉल्वेंट कैसे हुआ? Yes, ma'am, you are right. नहीं, आई नो आई एम राइट, क्योंकि डेफिनेशन की बात कर रही हूँ ना मैं। तो
अगर कोई इंसान अपने सारे एसेट्स बेच के अपनी सारे लॉस को पूरा कर सकता है तो फिर वो तो सॉल्वेंट हुआ ना। वो इंसान जिसके पास एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा हैं, उसी को तो कहते हैं कि दिवालिया निकल गया, ये अपना लॉस पूरा नहीं कर पा रहा। यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, Actually, I got confused as I remembered a case study. नहीं मैम बोलो। मैम जैसे अगर वो मतलब शेयर है उसका और वो उसी टाइम मतलब इंसॉल्वेंट हो गया है, उसका शेयर मतलब इतना है कि उसकी लायबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर बार बार उस पर डिविडेंड आता गया और एक टाइम ऐसा हुआ कि इतनी बार डिविडेंड आया, फिर वो जो है मतलब उसका जो लायबिलिटी था वो कंप्लीट हो गया, तो फिर मैम तब उस केस में क्या होगा? ओके उत्कर्ष, मैंने ना ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ काम किया है, आई हैव वर्कड, तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें ना, मैम आपने क्या क्या किया है, बहुत सारी चीजें की हैं, तभी इस लेवल पे होंगे तो मैं बहुत सारी चीजें समझा सकती हूँ प्रैक्टिकली। जब ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास दिवालिया के लिए एप्लीकेशन आती है ना, ये एप्लीकेशन इंसान या तो खुद देता है कि भाई मिस्टर एक्स कह रहा है कि उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है। दूसरा, उसके क्रेडिटर्स और जहां पे वो है वो लोग कहते हैं कि भाई इस इंसान को दिवालिया घोषित करो, जिससे ये किसी और के साथ किसी और से पैसे ना ले पाए या किसी और से चीजें ना ले पाए, ऐसा होता है। या लॉ से डिक्लेयर कर देता है भाई तेरा दिवालिया निकल गया है, एनीथिंग। द मोमेंट इंसॉल्वेंसी की बात होती है उत्कर्ष, उसी टाइम पे हाई कोर्ट जो है ना वो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देता है कि भाई इसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ले लो। ये लेकिन ये होता है कंपनी के केस में। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसमें ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक इंसान आएगा जिसको सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो टेक ओवर करेगा। तो उत्कर्ष, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है उस टाइम पे उसने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ले लिए। तो जब सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ले लिए तो भाई वो शेयर्स रखेगा थोड़ी ना, डिविडेंड तो तब आएगा ना जब वो शेयर वो अपने पास रखे या उस इंसान के पास वो शेयर रखे जाएं। अगर रखे ही ना जाएं, बेच दिए जाएं मार्केट वैल्यू पे कि भाई लॉस पूरा करना है, तो भाई डिविडेंड कहां से आएगा? यस मैम। तो मैम इस केस में मैम वो मेंबर रह सकता है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं रह सकता? नहीं, वो मेंबर भी क्यों रहेगा? जिस दिन देखो आप डिस्टिंग्विश देखो, डिफरेंस समझो शेयर होल्डर और मेंबर में। यस, मेंबर इज अ वाइडर टर्म, शेयर होल्डर इज अ लेसर वाइडर टर्म। वो कह रहे हैं कि मेंबर कौन होता है, मेंबर और शेयर होल्डर में फर्क क्या है? जहां पे शेयर कैपिटल होता ही नहीं है वहां पे मेंबरशिप वर्ड यूज होता है। नंबर 2, किसी इंसान ने अपने शेयर बेच दिए तो कंपनी के रजिस्टर में जब तक उसका नाम चेंज नहीं होता, ही विल बी अ मेंबर बट ही विल नॉट बी अ शेयर होल्डर, ठीक है। तो Yes, ma'am. ये कितना टाइम लगता है इसमें उत्कर्ष? 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। यस मैम। तो फॉर 4 डेज आप मेंबर तो रहोगे बट शेयर होल्डर नहीं हो। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, तो ये 4 दिन के लिए रख के क्या कर, अगर आपने अपने शेयर बेच दिए तो आप ये कहना चाहते हो कि आप सारी उम्र कंपनी के मेंबर रहोगे? नहीं, कंपनी आपको मेंबर तभी मानती है जब आपके पास कंपनी के शेयर होते हैं बेटा। अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर थे, मैंने बेच दिए, तो उनके रजिस्टर से मेरा नाम हट जाएगा। हाँ, इट विल टेक 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, बट हट जाएगा। ओके मैम, समझ गया। ठीक है, यस सर। अब आता है कि भाई मेंबरशिप टर्मिनेट कब होती है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप में कह रहे हैं अ पर्सन में सीज टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एट एनी टाइम। नंबर 1, जब वो अपने शेयर ट्रांसफर कर देता है। भाई मैंने अपने शेयर बेच दिए तो मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई। अगर मैंने फॉरफीचर हो गया मेरे शेयर्स का, मैंने पेमेंट नहीं की थी कॉल्स की, तो उन्होंने मेरे शेयर को फॉरफीट कर दिया, मैं कंपनी के मेंबर नहीं रहूंगी। मैंने जाके अपने शेयर वापस कर दिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसे हम सरेंडर कहते हैं, दैट आई डोंट वांट द शेयर, जितने पैसे रखे हैं ले लो। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। लोग फॉरफीचर करें कंपनी में, उसमें बहुत टाइम लगता है, लीगल नोटिस लगाता है, आपको टाइम दिया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे कंपनी के शेयर नहीं रखने, आगे पैसे नहीं देने, मैं जाके कंपनी को शेयर वापस कराती हूँ लीगली। लीगली, प्लीज नोट, लीगली।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स, बट ये तभी होगा जब सरेंडर अलाउड हो आर्टिकल्स में। ठीक है, कंपनी जो है उसने शेयर बेच दिए। क्यों बेच दिए? क्योंकि आपका लियन, आपने इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट ऑफ लियन ओवर देम, ठीक है, आपने शेयर्स को ना प्लेज किया था। ठीक है, किसी बैंक के पास या किसी मॉर्टगेज में कहीं पे प्लेज कर दिया था कि भाई देखो ये ले लो, अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप शेयर बेच देना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर शेयर जो है प्लेज है या कंपनी सेल कर देती है वो शेयर लियन को लेने के लिए, तो भी आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। अगर शेयर होल्डर मर जाए, ठीक है, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स ट्रांसफर हो जाए, तो भाई आप मेंबर नहीं रहते, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बिकम द मेंबर। जब आपको डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, ठीक है, तो ऑफिशियल असाइनी जो है वो क्लेम लेता है शेयर्स का कि भाई ये मैं देखूंगा इसका क्या करना है, बेचना है, रखना है, क्या करना है। ठीक है ठीक है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप ऑन द मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस पे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट कर देते हो, ठीक है, कि मुझे इस कंपनी के शेयर नहीं रखने, प्रोस्पेक्टस में तो झूठा झूठा लिखा हुआ था, मुझे ये कंपनी के शेयर नहीं रखने हैं, आई डोंट वांट टू बी अ मेंबर, और आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात करते हो, तो यू विल सीज टू बी अ मेंबर। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और वो रिडीम हो गए हैं, तो भाई जिस दिन रिडम्पशन हो गया आप मेंबर नहीं रहोगे। कंपनी ने बायबैक करा और आपने जाके शेयर वापस कर दिए, ये लो भाई शेयर ले लो बायबैक में, तो आप मेंबर नहीं रहोगे। एंड लास्टली, जब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, मतलब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप मेंबर नहीं रहोगे। तो दीज आर द 10 सिचुएशंस वेयर वी से दैट देयर इज अ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, यस मैम। अगर आप राइट्स की बात करोगे तो मेंबर्स के पास बहुत सारी राइट है। क्या? ऑल्टर करने की मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को, सर्टन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेने की राइट है, कि जैसे मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बैलेंस शीट, पीएनएल, जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स, ट्रस्ट डीड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास कॉपी ऑब्टेन करने की राइट है। मेरे पास हक है, मैं जिन जिन कंपनी के शेयर होल्डर हूँ, मेंबर हूँ, मैं उनको बोल सकती हूँ कि मुझे ये वाली कॉपी भेजो। ठीक है, देन दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट सर्टन बुक्स और रजिस्टर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर, शेयर होल्डर, ये रजिस्टर में कभी भी जाके इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। एनुअल रिटर्न आपने क्या फाइल की है, चार्जेस का रजिस्टर क्या है, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें मैं जाके इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। देन आई हैव अ राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, अगर मैंने शेयर खरीदे हैं या ट्रांसफर शेयर किए हैं तो मुझे उसके ऊपर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मेरे पास राइट है कि मैं डिविडेंड या बोनस शेयर अगर कंपनी दे रही है तो मैं वो रिसीव करूं। ठीक है, आई हैव अ राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ ऑल द जनरल मीटिंग्स जो मेरे से रिलेटेड है। ठीक है, आई हैव अ राइट टू अटेंड ऑल दोज मीटिंग्स। आई हैव अ राइट टू डिमांड द कन्वीनिंग ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ऑल्दो हम एजीएम के अंदर और ईजीएम के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर डिमांड कर सकता है कि ये रीजन की वजह से एक ईजीएम होनी चाहिए। आई हैव अ राइट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी मेरा नाम अपने रजिस्टर में नहीं लिखती है, या कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हो रहा है, या एजीएम बुलानी है मुझे और वो एजीएम नहीं बुलाई जा रही, देन वाइंडिंग अप के लिए अगर कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, पैसे नहीं दे रही है, जो भी, अगर कंपनी जो है वो स्कैम है, लॉस मेकिंग कंपनी है, दे आर नॉट वाइंडिंग अप, आई हैव अ राइट टू राइट अ पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, दैट्स डिफरेंट, बट आई हैव ऑल दीज राइट्स। और लास्ट राइट है कि कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, मेरा हिस्सा बनता है उसमें, कंपनी के एसेट्स में मेरा हिस्सा बनता है। ऑब्वियसली पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को पे किया जाएगा दिव्यराज, बचेंगे पैसे तो हमें मिलेंगे, लेकिन अगर पैसे बच रहे हैं तो मेरा राइट बनता है कि मुझे उस कैपिटल में से हिस्सा मिले। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा, that's all for this class. Then we'll start with calls and forfeitures of share. ये एक पॉइंट करना है हमें कि calls and forfeiture कैसे होते हैं। ऑल्दो तुम्हें पता है क्या होता है calls and forfeiture, lien and forfeiture का एक छोटा सा डिफरेंस करा के, ठीक है। Then we'll move to
कंपनी मैनेजमेंट ऑन टुमारो। आज ये छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म कर देंगे जिससे हम कंपनी मैनेजमेंट शुरू कर पाए। कितने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है सेकंड वाला, या जिनको रीटेस्ट देना है, या जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया था? मुझे एक बार ग्रुप पे बता देना। अगर मुझे कल टाइम मिलेगा तो मैं एक टेस्ट उन लोगों का ले लूंगी जिन्होंने वो नहीं दिया है। मैम फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया। कॉर्पोरेट व्हील वाला हुआ था ना? हाँ जी, ओके मैम, दिया है। जितने भी लोगों ने टेस्ट फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी मिस किया है वो मुझे बता दो। आई विल गिव द टेस्ट। अभी बताना है मैम। हाँ, ग्रुप पे बता देना ना बच्चा। ओके मैम, थैंक यू आर वेलकम।